केंद्रीय मंत्री वो भी उपस्थित है। हमारे कई प्रवक्ता यहां पर उपस्थित है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और ये जो 2024 का घोषणा पत्र है, विधानसभा निवडणूक 2024चा हा जो जाहीरनामा आहे तो वेगवेगळ्या कारणांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेच, पण 2024 हे वर्ष देखील अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। याचं कारण 2024 हे वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षाचा महोत्सव करण्याचं वर्ष आहे। अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीच्या 300व्या वर्षाचा महोत्सव करण्याचं वर्ष आहे। त्याचबरोबर सरदार वल्लभभाई पटेल आणि भगवान बिरसा मुंडा यांची 150वी जयंती याच वर्षी आपण साजरी करतो आहोत। त्याचबरोबर आणखी काही दिवसांनी आपण भारताच्या संविधानाचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जे संविधान बनलं ते बनण्याच्या क्षणाचा अमृत महोत्सव 26 नोव्हेंबरला आपण साजरा करणार आहोत। आणि या वर्षाखेरीस आपण आपल्या सगळ्यांचे प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दीचा कार्यक्रमही करणार आहोत। त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वासाने निवडणुकीला सामोरी जात असताना विधानसभेसाठीचं संकल्पपत्र आता काही क्षणातच आपल्या समोर विमोचनाच्या माध्यमातून सादर होईल। या कार्यक्रमामध्ये आज भारताचे गृहमंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आमच्या सगळ्यांचे नेते श्रीयुत अमितभाई शाह हे देखील उपस्थित आहेत। मी सर्व मान्यवरांचं शब्द सुमनांनी या ठिकाणी स्वागत करतो। हे सगळेजण वेळ काढून या ठिकाणी आले, त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साही अर्थातच वाढलेला आहे। पत्रकार आणि अन्य लोकांचे मी हार्दिक स्वागत करतो। आणि या जाहीरनामा समितीचे जे प्रमुख महाराष्ट्राचे वन आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना या ठिकाणी या संबंध प्रक्रियेबद्दल माहिती सांगण्यासाठी विनंती करतो। आदरणीय अमितभाई, मंचावरील सर्व मान्यवर व या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व पत्रकार बंधू आणि भगिनींनो, मी माननीय अमितभाईंना धन्यवाद देतो की महाराष्ट्राचा संकल्पपत्र 2024 महाराष्ट्राच्या प्रगतीचं विजन डॉक्युमेंट त्यांच्या शुभ हाताने आम्ही जनतेच्या समक्ष प्रस्तुत करतो आहे। या संकल्पपत्र 2024चा अध्यक्ष म्हणून मी ज्यांनी यासाठी मेहनत घेतली त्या सर्व समिती सदस्यांचं 18 विभाग प्रमुखांचेही धन्यवाद देतो आणि विशेष करून विनय सहस्त्रबुद्धेजींनाही धन्यवाद देतो। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने जो संकल्पपत्र या राज्यासाठी आपण प्रस्तुत करतो आहे, जो संकल्प आपण करतो आहे, हा संकल्प महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा, महाराष्ट्राच्या विकासाचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्याच्या संकल्पपूर्तीचा आहे। हे आम्ही या अगोदरही करून दाखवलं। हे आकड्यावरून लक्षात येईल की या राज्याचा जीएसडीपी हा 1 मे 1960 ते 2014 15,37,366 कोटी होता आणि मागच्या 10 वर्षात यामध्ये वाढ होऊन 40.44 लक्ष कोटी झाला। एवढी वाढ वेगाने ही युती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये झाली। आपण बघितलं असेल की महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न हे 1 मे 1960 पासून 2013-14 पर्यंत 1,25,000 होतं। आज ते 2,77,000 रुपयापर्यंत दरडोई उत्पन्न गेलं आणि दुर्दैवाने महाविकास आघाडीमध्ये तर पहिल्यांदा देशामध्ये अशी घटना घडत होती की 6,000 रुपयांनी दरडोई उत्पन्न कमी झालं। महायुतीचं सरकार येणं ही जनहितासाठी आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी किती आवश्यक आहे
हे संकल्प पत्राच्या संकल्पातूनच दिसेलच. पण 2-3 छोटी उदाहरणं देऊन मी माझं प्रास्ताविक संपवेल की मागच्या 54 वर्षात पायाभूत सुविधा या 61 मध्ये 2364 किलोमीटर नॅशनल हायवे होते. पण डबल इंजिनचं सरकार असेल तर काय फायदा होतो. 1960-61 मध्ये 2364 किलोमीटरचे हायवे 14-15 पर्यंत 4766 किलोमीटर म्हणजे फक्त 2402 किलोमीटरनी त्याच्यामध्ये वाढ झाली. पण आमच्या 10 वर्षात केंद्र सरकारमध्ये विश्वगौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा ज्यांनी आपलं आयुष्य या भारत मातेला पूर्ण शक्तीनी तन मन धनानी सेवेसाठी अर्पण केलं, त्यांच्या नेतृत्वामध्ये 18,366 किलोमीटर म्हणजे 10 वर्षात 13,600 किलोमीटरची वाढ ही 10 वर्षात झाली आहे. असे अनेक आकडे आम्ही जेव्हा एकत्र केले तेव्हा लक्षात आलं की आम्ही ज्या राज्यगीताचे शेवटचे शब्द आहे, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्यासाठी आमचं संकल्प पत्र 2024 हे अतिशय महत्वाचं आहे. हे करत असताना साधारणतः 877 गावातून ईमेल किंवा पत्र आले, साधारणतः 8,935 सूचना आल्या. सर्व सूचनांचा सन्मान इथं असणाऱ्या पुस्तिकेचा आकारमान बघून करता आलं नाही. पण आम्ही एक निर्णय केला की हे संकल्प पत्र म्हणजे निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर अलमारीत बंद करण्याचं डॉक्युमेंट नसून पुढच्या काही वर्षात अंमलबजावणी करण्याचं डॉक्युमेंट आहे. आणि विनयजी आणि आम्ही असं ठरवलं आहे की एक एक मुद्द्याच्या आधारावर एक एक अंमलबजावणी समिती करायची. आणि फक्त अंमलबजावणी समितीच करायची नाही, त्या 18 विषयातले जेवढे एक्सपर्ट्स आहे, पद्मश्री असतील, पद्मभूषण असतील, पद्मविभूषण असेल, मिशन ऑलिम्पिक 2036 साठी या क्षेत्रातले भारतरत्न उपाधी ज्यांना दिली अशांची मदत सुद्धा यामध्ये घेण्याचा निर्णय केला. आणि एक आकडा सांगून तुम्हाला या संकल्प पत्रामध्ये किती सूक्ष्म अभ्यास केला गेला हे लक्षात येईल की जेव्हा आमच्या लक्षात आलं की आपण लोकसंख्येचं वर्गीकरण हे वयोमानानुसार सुद्धा केलं पाहिजे. आणि जेव्हा वयोमानानुसार योजना करायची आहे, मग कुठं औषध किती वयानंतर मोफत दिली पाहिजे, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, लाडकी बहीण योजनेमध्ये काय केलं पाहिजे, तेव्हा एक गोष्ट मला प्रामुख्याने जी मगाही माहित नव्हती की महाराष्ट्रामध्ये 120 वर्ष पूर्ण केलेले 108 लोक आहेत. हा सुद्धा एक आकडा की आज महाराष्ट्राच्या या सर्व क्षेत्रामध्ये आम्हाला विचार करताना 0 ते 120 वयोगटापर्यंत करावा लागतो. आणि तोही विचार हा यामध्ये केलाय. आणि मला आनंद या गोष्टीचा आहे की माननीय अमित भाईंच्या हस्ते हा संकल्प पत्र 2024 याचं विमोचन होत आहे. आणि अमित भाईंचं हेच वैशिष्ट्य आहे की जो संकल्प ते मनात करतात तो पूर्ण होतो. आणि त्यांच्या मनातला जो संकल्प आहे की या राष्ट्रासाठी महाराष्ट्राचं योगदान व्हावं, राष्ट्र महा होण्यासाठी महाराष्ट्राने पूर्ण शक्तीने दीन दुर्बल शोषित पीडित व्यक्तींची सेवा करत महाराष्ट्राची प्रगती व्हावी. मला विश्वास आहे की 2024 हे डॉक्युमेंट या महाराष्ट्राला देशामध्ये क्रमांक 1 तर आहेच, पण जगामध्ये आमची इकॉनॉमी 36व्या क्रमांकाची 193 देशात आहे, ती पहिल्या 10 मध्ये येण्यासाठी हा विजन डॉक्युमेंट उपयोगी ठरेल. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सुधीर भाऊ. सुधीर भाऊ महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री होते, सध्या ते वनमंत्री आहेत, त्यामुळे आणि संस्कृती मंत्री पण आहेत. अर्थ असं ज्यांना उमगत आहे अशा प्रकारचे आमचे सुधीर भाऊ, ज्यांनी महाराष्ट्राचं आनंद वन भुवन करण्याचा संकल्प केलेला आहे. त्यांच्या या भाषणानंतर आपण आता मूळ विमोचनाकडे वळूया. हमारे मध्य में आदरणीय श्री अमित भाई शाह उपस्थित है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, मैं आपको याद दिलाऊं. और जब अमित भाई जैसे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी कार्यकर्ता भी काम करते हैं, तब घोषणा पत्र, जाहिरनामा, संकल्प पत्र ये वाकई में एक
इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा बन जाता है, क्योंकि ये केवल घोषणा नहीं है, हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं, बट दिस इज ए प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। और इस तरीके से बहुत विचारपूर्वक बनाए गए इस दस्तावेज का विमोचन आदरणीय गृह मंत्री जी करें, ऐसे मैं उनको प्रार्थना करता हूं। बाकी सभी मान्यवरों को हम एक एक कॉपी दे रहे हैं, जो सामने रखते हुए एक अच्छे से हम छायाचित्र निकालें। तालियां बजाइए जरूर। देश के सबसे बड़ी पार्टी का महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा पत्र बन रहा है, हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है। मित्रों, आज 10 नोव्हेंबरचा दिवस आहे आणि या 10 नोव्हेंबरच्या दिवशी आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खानाच्या सेनेला परास्त केलं होतं आणि अफजल खान को परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था। और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात इस निमित्त हम सबके सम्मुख रखें। आइए देवेंद्र जी। भारत के बहुत ही कर्मठ हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस संकल्प पत्र विमोचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमें बहुत खुशी है कि जिनकी प्रेरणा से इस पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके संकल्पों को महाराष्ट्र में यथार्थ में लाने का काम इस संकल्प पत्र के माध्यम से हो रहा है। और भारत में हम सभी को जो ऊर्जा देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं और सामने खड़े रहकर हमारे साथ जो हमेशा युद्ध में आगे होते हैं, ऐसे आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के हाथों से ये संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। हे संकल्प पत्र म्हणजे विकसित भारताकरता विकसित महाराष्ट्र तयार करण्याचा रोड मॅप आहे। मी आपल्याला आठवण करून देतो, 2014 साली आम्ही एक संकल्प पत्र जारी केलं होतं आणि 2019च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना त्या संकल्प पत्रातल्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी आम्ही पूर्ण केल्या या संदर्भात एक रिपोर्ट कार्ड देखील दिलं होतं। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी करता किंवा महायुती करता संकल्प पत्र म्हणजे केवळ कागदाचं डॉक्युमेंट नाहीये, तर त्या दिशेने पूर्ण ताकदीने काम करण्याकरता एक अतिशय पवित्र अशा प्रकारचं हे डॉक्युमेंट आहे। आणि मला याची कल्पना आहे, आज 12 वाजता एक स्थगिती पत्र देखील जारी होणार आहे।
या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना केवळ चालणाऱ्या प्रोजेक्ट्सला स्थगिती देण्यामध्ये रस आहे अशा लोकांचं एक पत्र 12 वाजता या ठिकाणी येणार आहे. पण मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा विश्वास हा निश्चितपणे महायुतीवर आहे, भारतीय जनता पक्षावर आहे. आजचं जे संकल्प पत्र आहे याच्यामध्ये अनेक गोष्टी आहेत, पण ज्या 25 गोष्टी आम्ही हायलाइट केलेल्या आहेत या 25 गोष्टींमध्ये 10 गोष्टी, आमचे पहिले 10 मुद्दे हे जो आम्ही महायुतीचा 10 कलमी कार्यक्रम म्हणून घोषित केला तेच 10 मुद्दे आमचे असणार आहेत, ज्याच्यामध्ये लाडक्या बहिणींना पुढच्या काळामध्ये 1500च्या ऐवजी 2100 रुपये देण्याचा आमचा संकल्प आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आमचा संकल्प आहे, कारण शेतकऱ्यांना आम्ही ऑलरेडी मोफत वीज दिलेली आहे, पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आम्ही करतो आहोत. आणि त्यासोबत आम्ही भावांतर योजना आणतो आहोत. म्हणजे हमी भावापेक्षा जर कमी भावामध्ये मार्केटची खरेदी सुरू झाली तर हमी भावाने खरेदी तर करूच, पण ज्या ठिकाणी हमी भावाने खरेदी होणार नाही त्या ठिकाणी भावांतर योजना राबवून जो काही मधला डिफरन्स आहे तो थेट शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये टाकण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. आणि हे आम्ही मागच्या वर्षी देखील करून दाखवलं. आपल्याला कल्पना आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमुळे कापूस आणि सोयाबीनचे भाव पडल्यानंतर आम्ही लोकसभेपूर्वी निर्णय घेतला होता की भावांतर योजनेतून आम्ही पैसे देऊ. आचारसंहिता संपल्याबरोबर ते पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही दिले आहेत. आम्ही या ठिकाणी प्रत्येक गरीबाला अन्न आणि निवाऱ्याचा हक्क हा देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि जी वृद्ध पेन्शन योजना आपण चालवतो ज्याच्यामध्ये 1500 रुपये आपण देतो, ते 1500 रुपयावरनं 2100 रुपये आपण करण्याचं ठरवलंय. किंबहुना अशा प्रकारच्या सहाय्यतेच्या जेवढ्या योजना आहेत, मागच्या काळामध्ये महायुतीच्या सरकारने 1500 रुपये केले होते, ते 1500 रुपयाचे 2100 रुपये आता पुन्हा महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. यासोबत ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्यांचे भाव स्थिर ठेवण्याकरता आम्ही त्या ठिकाणी मार्केट इंटरव्हेन्शन करणार आहोत. येत्या काळामध्ये 25 लाख रोजगाराची निर्मिती ही महाराष्ट्रामध्ये करण्याचं लक्ष्य आम्ही ठेवलंय. आता ज्या गतिशीलतेनं महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिकरण होत आहे आणि एफडीआय मध्ये देशाच्या 52% एफडीआय आपल्याकडे आलाय, मला विश्वास आहे की 25 लाख रोजगाराच्या संधी आम्ही तयार करू. आणि त्याचसोबत 10 लाख विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी विद्यावेतनाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी नोकऱ्या करण्याकरता किंवा त्यांना रोजगार देण्याकरता अग्रसर असणार आहोत. दुसरं, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही सरकारी नोकऱ्यांवरचा सगळा निर्बंध हटवून जवळपास 1 लाखपेक्षा जास्त, आम्ही 75,000 घोषणा केली होती, पण 1 लाखपेक्षा जास्त नोकऱ्या या सरकारी क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. आणि यासोबत आमचा प्रयत्न आहे की जो गरीब किंवा मध्यमवर्गीय आहे याला सौर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर करून त्याच्या वीज बिलामध्ये 30% सूट हे आम्ही त्याला देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यासोबत सरकार स्थापनेच्या 100 दिवसामध्ये विजन महाराष्ट्र 2029 अशा प्रकारचं एक विजन डॉक्युमेंट हे आम्ही तयार करू. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आम्ही महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर कसं ठेवायचं हा आमचा प्रयत्न असेल. मेक इन महाराष्ट्राचं जे धोरण आहे ते अधिक प्रभावीपणे राबवून याला मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अशा प्रकारची परिस्थिती आम्ही तयार करू. महाराष्ट्राला फिनटेक आणि एआय याचा हब म्हणून आम्ही तयार करू. फिनटेक आणि एआय मध्ये सर्वात जास्त पुढच्या काळामध्ये रोजगाराची निर्मिती होणार आहे आणि त्याचं सर्वात मोठं केंद्र हे महाराष्ट्र असेल. यासोबत
एरोनॉटिकल आणि स्पेस या क्षेत्रामध्ये उत्पादनाच्या संधी आहेत, त्या संदर्भात आमचं सरकार काम करेल. आम्ही असं ठरवलंय की शेतकरी या ठिकाणी जे काही खत खरेदी करतात त्याच्यावर जो SGST आम्हाला मिळतो तो SGST आम्ही शेतकऱ्यांना परत करणार आहोत. त्यासोबत आम्ही शेतकऱ्यांकरता मोठ्या प्रमाणात जी मूल्य साखळी आहे ती मूल्य साखळी तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे, जेणेकरून शेतमालाला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाव मिळेल. 2027 पर्यंत आता महाराष्ट्रामध्ये 11 लाख लखपती निधी आम्ही तयार केलेले आहेत. 2027 पर्यंत 50 लाख लखपती निधी या महाराष्ट्रामध्ये तयार करण्याचा आमचा संकल्प आहे. अक्षय अन्न योजना ही गरिबांकरता सुरू करण्याचा आमचा संकल्प आहे. आणि या ठिकाणी महारथी म्हणजे महाराष्ट्र ॲडव्हान्स रोबोटिक अँड AI ट्रेनिंग हब इनिशिएटिव्ह या नावानं मोठ्या प्रमाणात लॅब्स आम्ही तयार करणार आहोत, ज्यातनं या क्षेत्रातली ट्रेन मॅनपॉवर ही आपल्या कॉलेजेसमध्ये आणि शाळेमध्ये सुरू होईल आणि पुढच्या काळात ती पूर्णपणे तयार असेल. महाराष्ट्रामध्ये कौशल्य जनगणना आम्ही करणार आहोत, स्किल सेन्सस, आणि त्या स्किल सेन्ससच्या आधारावर वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये कुठे इंटरव्हेन्शन करण्याची गरज आहे आणि कशा प्रकारे त्या स्किलचा वापर करण्याची गरज आहे याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. यासोबत छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र हे आम्ही तयार करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये कोवर्किंग स्पेसेस असतील, इन्क्युबेशनच्या सुविधा असतील, ज्यातनं स्टार्टअप्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी असो किंवा स्टार्टअप करणारे जे नवीन नवतरुण असतील या सगळ्यांना एकत्रितपणे शेअर्ड पद्धतीनं सगळ्या प्रकारच्या प्लग अँड प्लेच्या सुविधा आम्ही देऊ. त्यांना इन्व्हेस्टमेंट न करता आपला व्यवसाय हा त्या ठिकाणी सुरू करता येईल. उद्योजकांना देखील नवीन उद्योजक तयार करण्याकरता 15 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज हे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आमचे जे विविध महामंडळ आम्ही तयार केलेले आहेत विविध घटकांकरता त्यांना हे बिनव्याजी कर्ज 15 लाखापर्यंत देण्याचा आमचा निर्णय. यासोबत OBC असतील, EBC असतील, EW असतील, NT असतील, VJNT असतील आणि अर्थातच SC आणि ST असतील, या सगळ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करायची हा निर्णय देखील या ठिकाणी आम्ही घेतलेला आहे. युवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फिटनेस असला पाहिजे या दृष्टीनं स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य आणि फिटनेस कार्ड हे आम्ही तयार करणार आहोत आणि युवांच्या फिटनेस करता एक मोठी मोहीम हातामध्ये घेऊन क्रीडा क्षेत्रामध्ये आणि फिटनेसच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. गडकिल्ल्यांच्या विकासाकरता प्राधिकरण हे तयार करण्याचा आमचा मानस आहे. मागच्या काळात काही गडकिल्ल्यांकरता आपण केला, पण सर्व गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणारं एक प्राधिकरण हे या ठिकाणी आम्ही तयार करणार आहोत. आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीनं एक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध सेवा देणारं धोरण, आज आपल्याकडे आपण अनेक सेवा देतो, पण त्या सगळ्या ज्या सेवा आहेत या सेवांचं एक एकत्रित धोरण हे तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. एकूणच जर आपण विचार केला तर प्रधानमंत्री महोदयांनी आपल्याला जो काही संदेश या ठिकाणी दिलाय की गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवा हे जे 4 घटक आहेत जे विकसित भारत तयार करणार आहेत, या 4 घटकांना समोर ठेवून आणि त्यांच्यासोबत सिनियर सिटीजन्सला सोबत ठेवून सर्व जाती धर्माचे लोक हे या ठिकाणी आमच्या योजनांमुळे लाभान्वित होतील अशा प्रकारचं एक संकल्पपत्र तयार केलंय. जे मूळ आमचं डॉक्युमेंट आहे याच्यामध्ये सगळ्या क्षेत्रांचा रोडमॅप देखील आम्ही दिलेला आहे. त्या क्षेत्रांमध्ये काय होणार आहे हे देखील आम्ही सांगितलेलं आहे. आत्ता मी त्यातले फक्त 25 हायलाइट आपल्याला सांगितलेले आहेत. आपण जर आमचं पूर्ण डॉक्युमेंट वाचलं तर याच्यामध्ये कुठलंही क्षेत्र सुटलेलं नाही. सगळ्या क्षेत्रामध्ये विकसित भारताचा रोडमॅप हा आम्ही मांडलेला आहे, विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप मांडलेला आहे. आणि आमचा प्रयत्न आहे, जसं आत्ता सुधीर भाऊंनी सांगितलं की या ठिकाणी आम्ही अर्ध्या ट्रिलियनचा मार्क महाराष्ट्राने पार केलाय आणि
महाराष्ट्र देशातली पहिली $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याकरता आम्ही सगळे संकल्पित आहोत. या दृष्टीनं ह्या संकल्पपत्र आम्ही तयार केलंय. हे संकल्पपत्र तयार करण्याकरता सन्माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आणि विनयजी सहस्त्रबुद्धे यांच्यासोबत ज्या टीमने काम केलं त्या टीमचं मी मनापासून आभार मानतो. खूप जवळपास महिने, 1.5 महिने, 2 महिने एक मोठी प्रक्रिया राबवून त्यांनी या ठिकाणी हे संकल्पपत्र केलेलं आहे. आणि 2029च्या निवडणुकीला जेव्हा सामोरे जाऊ त्यावेळी या संकल्पपत्रासोबत एक रिपोर्ट आम्ही देऊ की या संकल्पपत्रात काय सांगितलं होतं आणि आम्ही काय काय पूर्ण केलं, अशा प्रकारचा रिपोर्ट देखील आम्ही आपल्या समोर ठेवू. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद देवेंद्रजी. आपल्या लक्षात आलं असेल की हा एक प्रकारे समाजाच्या सर्व वर्गांसाठीचा आणि मुख्य म्हणजे अंत्योदयाचा आलेख आहे. या स्वरूपात हे संकल्पपत्र आहे आणि त्याच्या विमोचनासाठी आज आपल्यामध्ये आदरणीय अमितभाई शहा उपस्थित आहेत. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. ती याकरता की अमितभाईंचं आणि महाराष्ट्राचं एक वेगळं नातं आहे. नातं म्हटल्यानंतर आपल्याला असंच वाटेल की ते महाराष्ट्राचे जावई आहेत. ही गोष्ट आपल्याला मी सांगेन, पण केवळ ते कारण नाही. अमितभाई महाराष्ट्र के प्रति जो भाव रखते हैं, संसद के हमारे ग्रंथालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनके बारे में जितनी सारी किताबें हैं उसमें से सबसे अधिक किताबें अगर किस व्यक्ति ने पढ़ी है, किस सांसद ने पढ़ी है जो महाराष्ट्र के बाहर का है, तो उसका नाम है आदरणीय अमित भाई शाह. इसलिए इस शिव परंपरा के जागरण के इस कार्य में आज वो यहाँ पर उपस्थित है. मैं उनका स्वागत करते हुए उनको अनुरोध करता हूं कि वे इस निमित्त हमारा मार्गदर्शन करें. आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पीयूष गोयल जी, राव साहब दानवे पाटिल जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष सेलार जी, आज जिस संकल्प पत्र पर हम बात करने के लिए एकत्रित आए हैं, ये बनाने की समिति के हमारे अध्यक्ष श्री मुनगंटीवार जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी और आज यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधु भगिनी, आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं. आज यहां पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है. एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई. जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया. और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने की. और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है. आज यहां पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं. इस वक्त हमारे एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है. मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं तब
अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था, मगर जनादेश का द्रोह कर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोतगत्वा जो कृत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है। वो सरकार गिरी और फिर से महायुति की सरकार बनी। महायुति एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती और पूरे देश ने देखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था समृद्ध भारत का। 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अगाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है।
मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे, 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपया और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्र को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंहदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुढलाना जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से 2800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए और सिरवाटा पुणे 1800 मेगावाट और भीवपुरी रायगढ़ में 1000 मेगावाट की योजनाओं को भी हम लेकर आए। इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं अघाड़ी के मित्रों को याद कराना चाहता हूं, जब अघाड़ी की सरकार कुछ समय के लिए चली तब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में फिसल रहा था। महाराष्ट्र एफडीआई इन्वेस्टमेंट में 4थे नंबर तक फिसल गया था। हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद दोनों वर्ष में
हाईएस्ट एफडीआई अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महाराष्ट्र में आया है, वो आपको याद होना चाहिए। शरद पवार जी जिस प्रकार के वादे करते हैं और जिस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं, इसका सच्चाई से किलोमीटरों तक कोई संबंध नहीं होता। झूठे आरोप कर कर, एक विमर्श खड़ा कर कर, एक नकली जनादेश लेने का आपका जो आदत है वो इस बार सफल नहीं होने वाला है। इस बार महाराष्ट्र की जनता महायुति के पक्ष में खड़ी है। मित्रों, ये संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूटी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले ही। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्तापित करेंगे। देश का पहला समर्पित AI विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर SGST में से छूट और जो SGST है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का MSP हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन को प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का एक कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी और OBC, SC, BC, EWS, NT और VJNT के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं
जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी, जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भाई और बहनों, इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय अमित शहाजी। त्यांनी आणि देवेंद्रजींनी अनेक गोष्टी आपल्यासमोर आणल्या आहेत, पण भारतीय जनता पार्टी ॲस्पिरेशनल युवांकरता जी कामं करते त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची नोंद या जाहीरनाम्यात आहे। स्पर्धा परीक्षेत लेखी परीक्षा पास झालेल्या परंतु